जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने क्लास 10 के मैथ का दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला चैप्टर प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे शतगुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें हल निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ बीजगणितीय मतलब समीकरण में से बदल देना है और उस समीकरण को ग्राफ के रूप में बदल देना है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे, माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ हमने आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया है। अब पुत्री का वर्तमान आयु इसे हम y वर्ष मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने माना है कि आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे शतगुनी आयु का था। अब एक बात बताइए, यदि किसी का आज अगर उम्र 15 वर्ष है तो 7 साल पहले कितना उम्र उसका होगा? तो 7 साल पहले उसका उम्र 8 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले जो है उसमें उम्र क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो यदि अभी आफताब का उम्र x वर्ष है तो 7 साल पहले x से 7 कम होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्न में हमें पहली स्थिति में क्या दे रखा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व की स्थिति में क्या लिखना है कि आफताब का आयु। तब बताइए कि यदि अभी x वर्ष है तो 7 साल पहले जो उसका आयु होगा वो कितना होगा? वो होगा x - 7 वर्ष। क्यों? क्योंकि अभी के आयु से 7 वर्ष कम होगा ना पहले, ठीक। तो पुत्री की आयु में भी क्या होगा कि 7 वर्ष पहले में 7 कम होगा, क्योंकि अभी इसकी आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? y - 7 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। अब बताइए यहाँ पर 7 वर्ष पहले की स्थिति में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे शतगुनी आयु का था। मतलब यदि ये आफताब की उम्र है और ये इसकी पुत्री की उम्र है, ये जो है इससे शतगुनी आयु का है। यदि इस दोनों को बराबर करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि इसमें 7 से गुना करना होगा, तब तो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं अकेला, मतलब कि इसका अकेला उम्र इसके उम्र का 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? इसके उम्र के बराबर करने के लिए इसमें 7 गुना करना होगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x - 7 बराबर, इसे 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 7y - 49। y इस साइड लाएंगे और 7 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x - 7y बराबर -49 + 7। ये जो माइनस है उधर जाने पर प्लस बन जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे कि x - 7y बराबर, इसे घटाने पर क्या आ जाएगा? -42। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। ये पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति में क्या दे रखा है कि 3 वर्ष बाद। यहाँ पर बाद की बात कर रहा है, इसमें कह रहा था पहले की बात, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे पुनः 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद फिर से दोनों की आयु निकालना है। तो आफताब का आयु, तो यदि अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? यदि
अभी किसी का आयु 15 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 18 वर्ष। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष बाद जो होगा उसमें 3 जुटेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ अभी जो उम्र है इसका आफ्ताब का x वर्ष है वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इस x में 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष जो हो जाएगा ये आफ्ताब का उम्र होगा कब, 3 वर्ष बाद। तो उसी तरह पुत्री की आयु, इसमें भी वर्तमान में इसका उम्र y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, लिखेंगे इसलिए फिर से उसी प्रकार पहले x प्लस 3 ये जो है आफ्ताब का उम्र है। ठीक है, और y प्लस 3 ये उसकी पुत्री की उम्र है। अब बताइए कि यहाँ क्या कह रहा है कि आफ्ताब कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रहूँगा, मतलब क्या कि ये इसके अकेले आयु जो है इसके 3 गुनी आयु के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब दोनों को हमें बराबर करना होगा तो क्या करना होगा कि इसके उम्र में 3 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अकेले उम्र इसके 3 गुने के बराबर है, इसलिए इसमें क्या करना होगा कि 3 से गुना करना होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि x प्लस 3 बराबर इसे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 3y प्लस 3 तिया 9, ये इधर आ जाएगा और इसे उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ से हमें ये जो हुआ समीकरण 2 और समीकरण 1 ये दोनों इस क्वेश्चन का बीजगणितीय रूप हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप तो इसका ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप क्या होगा, पहला समीकरण हमारा x प्लस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 6। तो ये जो हुआ ये हमारा बीजगणितीय रूपांतरण हुआ। अब इसी समीकरण को हम ग्राफीय रूप में रूपांतरित करेंगे। तो इस प्रकार ग्राफीय विधि के लिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए अलग अलग हमें हल निकालना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से सबसे पहले क्या करेंगे कि x के बराबर इस दोनों को रख लेंगे। ठीक है, तो इसे हम y के बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन y के बराबर यदि हम रखेंगे तो यहाँ पर ये 7 जो होगा ये हर में आ जाएगा, जो जिसके कारण हमें थोड़ा सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मतलब क्या इसे फिर से भाग देना होगा। इसलिए क्या करेंगे इसे x के बराबर रखेंगे, तो इसे उस साइड भेजने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा 7y माइनस 42। ठीक है, यहाँ के बाद आपको y का मान अपने मन से कुछ भी रखना है। ठीक है, y के मान को अपने मन से कुछ भी रखना है। ठीक है, और x का मान सॉल्व करने पर निकलेगा। ठीक, तो x का मान हमें ऐसा रखना है जो इन दोनों के मतलब एक x और y का मान एक निश्चित अंक में आए, मतलब क्या कि एक कॉम्बिनेशन आए ज़्यादा, जैसे कि यदि हम y के मान को 0 रख देते हैं तो इसे ये पूरा 0 हो जाएगा और x का मान 42 आ जाएगा। तो 0 और 42 ये दोनों क्या हुआ, दोनों में बहुत दूर का अंतर हो गया, इसलिए हमें कुछ ऐसा मान रखना है जिसमें x और y दोनों के मान में ज़्यादा अंतर ना हो। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। ऐसे तो हम 0 भी रख सकते हैं तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, कुछ भी मान को रख सकते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हमें वैसा मान को रखना है x और y में ज़्यादा अंतर ना हो। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि y बराबर, यहाँ y बराबर 6 ले लेते हैं, क्योंकि अगर यदि हम 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, ये भी 42 और ये भी 42 और x का मान 0 हो जाएगा। तो 6 और 0 ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि y बराबर 6 तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 7 गुने 6 माइनस 42। यदि आप इसे सॉल्व करिएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है 0। ठीक, तो फिर से यहाँ पर आपको 2 बार मान रखना है। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे कि यदि
y बराबर, यदि यहाँ पर हम 6 रखे हैं तो फिर से हमें कोई दूसरा अंक रखना होगा, ठीक है, कोई दूसरी संख्या रखना होगा, ठीक। तो यदि हम यहाँ पर 6 रखे हैं तो अब यहाँ से हम 7 रख लेते हैं, ठीक है, y का मान 7 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 7 इंटू 7, y का मान जो 7 हमने रखा इस समीकरण में क्या किया कि जहाँ पर ये y है वहीं पर हमने 7 रखा, फिर ये 42 यहाँ से रख दिया। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 होगा, और इसे 49 में से 42 अगर घटाते हैं तो ये भी क्या कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यदि हम y का मान 7 रखते हैं तो x का भी मान 7 आ रहा है। तो अंतिम में आपको क्या करना है कि इस प्रकार का डब्बा बना लेना है, ठीक है, जहाँ पर इस तरह के खटाल बनाएंगे और पहले में x और दूसरे में y रखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं कि आप पहले में हम y को 6 रखे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 0 आया है, ठीक है, और दूसरे में y का मान 7 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, ये भी 7 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दो हल निकल गया, ठीक है, समीकरण 1 का। फिर से हम समीकरण 2 को इसी तरह से हल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि x को इधर रखेंगे और y को उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 + 3y। अब यहाँ पर हम y का मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे, ठीक है, और x का मान सॉल्व करने पर आएगा, ठीक। यदि y बराबर 0, ठीक है, y का मान यहाँ पर हम क्या रखें हैं, 0, तो आप देख सकते हैं कि यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो x का मान कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x बराबर 6 + 3 × 0, तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और इस 0 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा। तो यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे यदि y बराबर, y का मान फिर से हम कुछ और रख लेते हैं, जैसे कि माना कि -3 रख लिए। अब यदि -3 रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 3 × 9, और इसका मान भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 + 3 × -3। अब यहाँ देखिए कि जब इसे हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर 6 - 9, जब इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। मतलब y का मान यदि -3 रखते हैं तो x का भी मान -3 आता है। तो फिर से इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले डब्बा में x, दूसरे डब्बा में y। तो देखिए पहली बार में जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान क्या निकला है, 6 निकला है, और दूसरी बार में जब y का मान -3 रखे हैं x का भी मान क्या आया है, -3, ठीक है। तो अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, मतलब कि सारे बिंदुओं को ग्राफ में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार रखेंगे, और इस लाइन को, इस अक्ष को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, और माइनस वाले साइड में x डैश लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको लिखेंगे y अक्ष यानी कि y, और इसे y डैश, ठीक। तो इस प्रकार हम ग्राफीय विधि में ग्राफ को इस प्रकार हम बना लेंगे और इस बिंदुओं को इस ग्राफ में निरूपित करेंगे, ठीक। तो पहला जो हमारा समीकरण है, ठीक है, तो पहला जो समीकरण है, इस समीकरण में पहला बिंदु क्या आ रहा है, 0 और 6। तो यहाँ याद रखना है कि x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला बिंदु होगा हमारा 0,6, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें क्या करना है कि x का जो संख्या है उसे हमें x अक्ष पे ढूंढना है, और y का जो संख्या है उसे y अक्ष पे ढूंढना है। तो यहाँ देखिए कि x का कितना है, 0, ठीक है। तो x का 0 जो है, 0 तो दोनों के लिए बराबर होता है, ठीक है, 0 जो है ये दोनों के लिए समान है। तो y अक्ष को 6 जो है वो y अक्ष पर ढूंढना है, तो y अक्ष पर 6 इस जगह पर आ गया, ठीक है, और 0 तो इसके सामने यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, 0,6, ठीक है,
मतलब कि जब भी हम बिंदु लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का मान लिखेंगे। ठीक, दूसरा बिंदु हमारा है 7,7। ठीक है, यानी कि दोनों x में भी 7 है, y में भी 7 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 7,7। मतलब x अक्ष में भी 7 ढूंढेंगे और y अक्ष में भी 7 ढूंढेंगे। ठीक है, तो x अक्ष में 7 यहाँ पर आ गया और y अक्ष में 7 यहाँ पर आ गया। तो इस दोनों को हमें मिलाना है। ये बिंदु हो गया y अक्ष का और ये बिंदु x अक्ष का। तो ये दोनों को जब इसे हम सीधे ले जाएंगे तो ये इस प्रकार जाएगा। ठीक, और ये ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7 जो है 7 अपने लाइन पर सीधा जाएगा और ये अपने लाइन पर जाएगा, तो ये दोनों कहाँ इस जगह पर बिंदु मिलेगा। तो ये बिंदु जो होगा इसे हम लिखेंगे 7,7। ठीक है, तो ये वाला बिंदु है, तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को हमें स्केल की मदद से मिला देना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि इस बिंदु को लिखने में आसान होगा। तो इसे लिखेंगे 0,6 थोड़ा साइड में। ठीक, तो हमें ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को स्केल की मदद से मिला देना है। तो इस प्रकार हम स्केल की मदद से ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर जो पहला समीकरण है उस समीकरण को रख देना। ये जो बिंदु है इस बिंदु के लिए कौन सा समीकरण था, ये वाला। इस समीकरण को हमें उस लाइन के ऊपर रख देना है। तो क्या है समीकरण, x इक्वल टू 7y माइनस 42। तो ये जो है समीकरण, ये समीकरण इस बिंदु के लिए था, इसलिए इसके रेखा के ऊपर इसे हम रख दिए। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे समीकरण में। तो दूसरे समीकरण में जो पहला बिंदु है ये है 6,0, मतलब x का 6 है और y का 0 है। तो x अक्ष पर हमें 6 ढूंढना है। तो x अक्ष पर 6 यहाँ पर है। ठीक है, और y अक्ष पर 0, मतलब 0 तो सबका एक ही जगह होता है। तो ये जो बिंदु है ये यहाँ पर आ जाएगा 6,0। ठीक है, तो ये वाला बिंदु है ये। ठीक, दूसरा बिंदु हमारा है -3, -3, मतलब x का मान भी -3 और y का मान भी -3। तो दोनों को ढूंढना है। देख सकते हैं कि x अक्ष पर -3 यहाँ पर है, ये है x अक्ष, तो इसका -3 इस जगह हो गया और y अक्ष का -3 ये हो गया। ठीक है, तो ये है y अक्ष और इस पर -3 ये हो गया। तो इस दोनों को अगर हमें मिलाना है एक बिंदु पर तो कहाँ मिलेगा, ये इस प्रकार इस जगह मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु जो है ये है कौन सा, -3, ठीक है, तो ये बिंदु आ गया और ये बिंदु है 6,0। तो हमें इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को स्केल की मदद से मिला देना है। ठीक, तो इस प्रकार हम इसे क्या करेंगे कि स्केल की मदद से दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक, अब इस रेखा के ऊपर दूसरा समीकरण को लिख देना है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण है x इक्वल टू 6 + 3y। ठीक है, इस प्रकार ग्राफीय विधि को हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।